हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, तो देखो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने किया था कुछ डेफिनेशंस। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? एक टॉपिक स्टार्ट किया था रिंग वाला, और उसमें हमने कुछ डेफिनेशन देखी थी। ठीक है, मैं पहले क्या करता हूँ कि ये डेफिनेशन वापस रिवाइज कर देता हूँ और फिर हम करते हैं इसके एग्जांपल्स। ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछे भी जाते हैं। तो पहले मैं वन बाय वन सारी डेफिनेशन को एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ, पूरी नहीं लिखते हुए, मैं सिर्फ समझा देता हूँ कि हमने इस डेफिनेशन में क्या क्या पढ़ा था। तो हमने सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले हमने रिंग की डेफिनेशन देखी थी। किसकी डेफिनेशन देखी थी? रिंग, वलय की डेफिनेशन। अब देखो वलय क्या होता है। सबसे पहले आर तो क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। आर क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। तब आर प्लस गुणा, इसको हम वलय कहते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं? रिंग कहते हैं। और इसको रिंग कब कहेंगे? फर्स्ट कंडीशन ये है कि आर प्लस संक्रिया के लिए क्या होना चाहिए? आबेली ग्रुप होना चाहिए। आर प्लस संक्रिया के लिए वो क्या होना चाहिए? आबेली ग्रुप। और आपको पता है कि आबेली ग्रुप सिद्ध करने के लिए समर्थता, साहचर्यता, तत्सम का वियोग अस्तित्व है, प्रतिलोम वियोग अस्तित्व है और क्रमविन्मयता चेक करनी होती है। दूसरा गुणधर्म क्या है? आर गुणा के लिए वो क्या होना चाहिए? सेमी ग्रुप होना चाहिए। आर गुणा के लिए वो क्या होना चाहिए? सेमी ग्रुप। थर्ड कंडीशन, गुणा की योग पर बंटनशीलता। गुणा की योग पर बंटनशीलता, गुणा की योग पर बंटनशीलता सत्य होनी चाहिए। गुणा की योग पर बंटनशीलता। तो ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू क्या था? ए गुणा बी, ए बी प्लस ए सी, और बी प्लस सी गुणा ए इक्वल टू क्या था? बी ए प्लस सी ए। ये आपका था रिंग की डेफिनेशन। तो वलय की क्या डेफिनेशन होती है कि आर क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, और उस पर दो द्विआधारी संक्रिया गुणा और प्लस परिभाषित होना चाहिए। तब बीजीय पद्धति आर प्लस गुणा है वो वलय कहलाती है। यदि आर प्लस संक्रिया के लिए वो आबेली ग्रुप हो, आर गुणा के लिए सेमी ग्रुप हो, और गुणा की योग पर बंटनशीलता सत्य होनी चाहिए। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन देखी थी। फर्स्ट डेफिनेशन हमारी यही थी। अब उसके बाद में हमने क्या देखा था? दूसरी डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन था वलय का शून्य अवयव। वलय का शून्य अवयव, क्योंकि देखो डेफिनेशन जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक हम एग्जाम्पल अच्छे से नहीं कर पाएंगे और थ्योरम को भी हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना आपको डेफिनेशन इतने अच्छे से समझोगे चीजें, तभी आपको समझ में आएगी। और मेरा दोबारा रिवाइज कराने का मतलब इतना ही है कि आपको अच्छे से ये डेफिनेशन याद हो जाए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन डेफिनेशन को कभी कभी एग्जाम में पूछ भी ले जाता है। तो इसलिए आपको डेफिनेशन जब याद रहेगी तभी आप एग्जाम्पल सोल्व कर पाओगे और तभी थ्योरम को प्रूव कर पाओगे। अब देखो वलय का शून्य अवयव क्या होता है? वलय का शून्य अवयव होता है कि उसमें प्लस संक्रिया का जो तत्सम का अवयव होता है। आपको पता है कि प्लस संक्रिया तत्सम का अवयव क्या होता है? जीरो। और उसमें जीरो को ही क्या कहते हैं? वलय का शून्य अवयव कहते हैं, और इसे जीरो से व्यक्त करते हैं। फिर उसके बाद में हमने वलय के प्रकार देखे थे, और वलय के प्रकार में सबसे पहला प्रकार क्या देखा था? क्रम विनिमय वलय। एक बार मैं वापस एक बार साथ में रिवाइज कर दूंगा सारी चीजें, और फिर हम पहला एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। पहला हमने देखा था क्रम विनिमय वलय। अब देखो क्रम विनिमय वलय की क्या डेफिनेशन थी? देखो इनकी डेफिनेशन बनाना इजी है। आर प्लस गुणा क्रम विनिमय कहलाती है। आर प्लस गुणा है वो क्रम विनिमय वलय कहलाती है। फिर हमारी अगली डेफिनेशन क्या थी? वलय के प्रकार। आराम से समझते जाओ, और जहां आपको प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। वलय के प्रकार। सिलेबस की टेंशन मत लो, सिलेबस में आपको आराम से करवाऊंगा। आप वीडियो को देखो रोजाना और अपने नोट्स बनाओ। वलय के प्रकार में हमने सबसे पहली वलय देखी थी क्रम विनिमय वलय। अब क्रम विनिमय वलय क्या थी बताओ? क्या डेफिनेशन थी क्रम विनिमय वलय? क्रम विनिमय वलय होती है कि उसमें गुणा संक्रिया है वो क्या होनी चाहिए?
क्रम विनिमय होना चाहिए। आर प्लस गुणा ये आपकी क्रम विनिमय वलय कब कहलाती है, जब इसमें गुणा संक्रिया क्या होनी चाहिए, क्रम विनिमय। गुणा संक्रिया क्रम विनिमय होने का मतलब ए बी बराबर क्या होना चाहिए, बी ए, तभी हम उसको क्या कहते हैं, क्रम विनिमय वलय कहते हैं। दूसरी जो वलय थी वो कौन सी थी, तत्सम की वलय। तत्सम की वलय कौन सी होती है, जिसमें गुणा संक्रिया का तत्सम का अवयव विद्यमान हो, जिसमें यदि प्लस संक्रिया तत्सम का अवयव विद्यमान होगा जीरो, वो तो होगा वलय का शून्य अवयव, और जिसमें गुणा संक्रिया का तत्सम का अवयव विद्यमान होगा उसको अपन क्या कहते हैं, तत्सम की वलय। और गुणा संक्रिया तत्सम का अवयव क्या होता है, एक होता है, और इसे कहते हैं वलय की इकाई, जिसमें गुणा संक्रिया का तत्सम का अवयव विद्यमान हो। यही डेफिनेशन पड़ी थी, तत्सम का अवयव विद्यमान। ठीक है, तो और जो तत्सम का अवयव होता है 1, उसको अपन क्या कहते हैं, वलय की इकाई। ये मैंने नोट लगा के लिखाया था, इसको क्या कहते हैं, वलय की इकाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबके। फिर हमारी जो थर्ड डेफिनेशन थी वलय के प्रकार में, एक तो था शून्य भाजक सहित वलय, और एक था शून्य भाजक रहित वलय। रिंग विद जीरो यूनिटी, रिंग विद जीरो डिवाइजर। तो रिंग विद जीरो डिवाइजर और एक था रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। तो दोनों डेफिनेशन को मैं एक साथ ही लेता हूं। चौथी जो डेफिनेशन थी वो अपनी थी शून्य भाजक रहित वाले। रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, शून्य भाजक रहित वाले। अब शून्य भाजक रहित वाले और शून्य भाजक सहित वाले में क्या क्या अंतर होता है, इसमें ये होता है कि एक दो अवयव ऐसे विद्यमान हो, ए का मान नॉट इक्वल टू जीरो, बी का मान नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब दोनों अवयव नॉन जीरो होने के बाद में भी इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसमें ए या बी इन दोनों में से एक जीरो होना चाहिए, तब इसका प्रोडक्ट का मान क्या होता है, जीरो होता है। आपने को पता है कि भाई देखो किसी का भी प्रोडक्ट जीरो कब होगा, उनमें से एक अवयव जीरो होगा, और एक अवयव यदि जीरो होता है भाई ए या तो ए जीरो होगा या क्या होगा, बी जीरो होगा। यदि ए जीरो होता है या बी जीरो होता है, इनमें से एक अवयव जीरो होता है, तब तो उसको कहते हैं रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। और इन दोनों में से दोनों अवयव है वो नॉन जीरो होने के बाद में यदि जीरो होते हैं, तब उसको कहते हैं रिंग विद जीरो डिवाइजर। समझ में आ गया। फिर उसके बाद में क्या डेफिनेशन देखी थी, उसके बाद में डेफिनेशन थी अपनी शून्य भाजक सहित वाले हो गया, शून्य भाजक रहित वाले था। फिर उसके बाद में पूर्णांक प्रांत, क्षेत्र, विषम क्षेत्र, इन तीनों की डेफिनेशन को मैं एक साथ बताता हूँ आपको। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम में पूछी हुई है बहुत बार। तो देखो पूर्णांक प्रांत, इंटीग्रल डोमेन, फिर आता है क्षेत्र, फील्ड, और उसके बाद में आता है विषम क्षेत्र, स्क्यू फील्ड या डिवीजन रिंग, स्क्यू फील्ड ये विभाजन वाले, जीरो डिवीजन रिंग। ठीक है, अब देखो क्या क्या डेफिनेशन होती है। आर प्लस गुणा, इसको पूर्णांक प्रांत कब कहेंगे, इसको क्षेत्र कब कहेंगे, इसको विषम क्षेत्र कब कहेंगे। तो देखो पूर्णांक प्रांत कब कहेंगे इसको, तो पूर्णांक प्रांत के लिए कंडीशन होती है कि आर क्या होनी चाहिए, क्रम विनिमय वलय हो। आर क्या हो, क्रम विनिमय वलय हो। आर क्या होना चाहिए, क्रम विनिमय वलय हो। यही सेम कंडीशन क्या होती है, क्षेत्र में होती है। पहली कंडीशन दोनों में क्या होती है, सेम होती है। आर क्या होनी चाहिए, क्रम विनिमय वलय। और क्रम विनिमय वलय की डेफिनेशन आपने देखी है कि गुणा संक्रिया उसमें क्या होनी चाहिए, क्रम विनिमय होना चाहिए, तब उसको अपन क्या कहते हैं, क्रम विनिमय वलय, अर्थात ए बी बराबर बी होना चाहिए। दूसरी कंडीशन इन दोनों में देखो एक तो कंडीशन कॉमन है, क्रम विनिमय वलय और
इसमें भी क्रम इनमें वलय होना चाहिए। दूसरी कंडीशन भी सेम होती है, तत्सम की वलय होना चाहिए। आर क्या होना चाहिए, तत्सम की वलय। और आपको पता है कि तत्सम की वलय की क्या डेफिनेशन होती है, कि जिसमें गुणा संक्रिया का तत्सम का अवयव क्या होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए। आर क्या होगा, तत्सम की वलय। यहाँ तक क्लियर है सबके, ठीक है। फिर उसके बाद में जो विषम क्षेत्र है, और विषम क्षेत्र में एक कंडीशन सेम होती है इनके, वो होती है आपकी आर तत्सम की वलय। यहाँ तक क्लियर है सबके। अब देखो तीसरी कंडीशन है, वो दो तीनों में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होती है तीनों। तीसरा कंडीशन ये, इसमें क्या होती है, शून्य भाजक रहित वलय। शून्य भाजक क्या होना चाहिए, रहित वलय होना चाहिए। देखो दो कंडीशन तो जो पूर्णांक प्रांत और क्षेत्र में क्या होती है, सेम होती है। पूर्णांक प्रांत में क्या होती है, सबसे पहली कंडीशन आर क्रमण में वलय होना चाहिए, इसमें भी आर क्या होनी चाहिए, क्रमण में वलय। दूसरा तत्सम की वलय और तत्सम की वलय, और ये कंडीशन दोनों में तीनों में कॉमन होती है, तत्सम की वलय। तीसरी कंडीशन होती है शून्य भाजक रहित वलय। अब शून्य भाजक रहित वलय क्या होती है बताओ। शून्य भाजक रहित वलय की क्या डेफिनेशन बताई थी, ए या बी, इन दोनों में से एक अवयव क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तब ए बी का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसमें जो थर्ड कंडीशन होती है वो होती है आपकी प्रत्येक अशून्य अवयव का, प्रत्येक अशून्य अवयव, अशून्य अवयव कौन सा होता है, नॉन जीरो अवयव। प्रत्येक अशून्य अवयव के गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो। ये डेफिनेशन देखो, मेरे को कोई ऐसे शौक नहीं लग रहा है कि मैं आपको डेफिनेशन दोबारा बताऊं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी से क्या होता है, यूनिट स्टार्ट होती है। और ये आपको यदि समझ में आ गई तो डेफिनेशन और थ्योरम और एग्जाम्पल्स इतने अच्छे से समझ में आएंगे, आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रत्येक अशून्य अवयव गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो। और थर्ड कंडीशन इसमें क्या होती है, सेम होती है। इन दोनों में क्या होती है, जो लास्ट की दो कंडीशन होती है वो सेम होती है, एक तो आत्मस्म की वलय और एक प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान। अब देखो इसके एग्जाम्पल तो मैंने लिखा दिए थे, क्यू प्लस गुणा आर प्लस गुणा ये सारे। अब इसमें जो जेड प्लस गुणा है वो क्षेत्र क्यों नहीं होता है, जेड प्लस गुणा वो क्षेत्र क्यों नहीं होता है, ये मैंने लिखाया था कि जेड प्लस गुणा वो जेड प्लस गुणा क्षेत्र पर नहीं होता है। क्यों नहीं होता क्षेत्र, इसको मैं नीचे एक्सप्लेनेशन करूंगा। और यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखाया था मैट्रिक्सों का वलय, यदि नहीं लिखवाया तो लिख लेना, मैट्रिक्सों का वलय। और इसमें मैंने नोट लगा के लिखाया था कि जेड प्लस गुणा वो क्षेत्र नहीं होता है। और क्षेत्र नहीं होता है क्यों, क्योंकि इसमें प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान नहीं होता है। तो देखो अब योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं, दो चीजें होती है। योगात्मक प्रतिलोम के लिए तो क्या होता है, जैसे मान लो कोई अवयव है ए प्लस, और यहाँ पर क्या लिखे कि अपने पास क्या आ जाए भाई, प्लस संक्रिया तत्सम का अवयव आता है। और इसमें क्या होता है, ए इंटू क्या करे कि अपने पास वन आ जाए, ये होता है ना। अपन ने जेड को कहा है कि जेड है वो क्या नहीं है, फील्ड नहीं है। क्यों नहीं है फील्ड, क्योंकि यदि मैं बात करूं इसकी समुच्चय की तो -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो। यदि मैं ऐसे बात करूं, एक अवयव ले लिया मैंने जैसे 2, तो प्लस संक्रिया के लिए बात करूं कि 2 में मैं क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए मेरे पास, तो 2 में -2 ऐड करूंगा तभी तो 0 आएगा। और इसको ही क्या कहते हैं, योगात्मक प्रतिलोम। और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि 2 को किससे गुणा करूं कि मेरे पास क्या आ जाए 1। अपन जानते हैं कि 2 को 1/2 से गुणा करेंगे, और 1/2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 1 आ जाएगा। लेकिन ये जो 1/2 है, ये 1/2 जेड से बिलोंग करता है क्या, नहीं करता। 1/2 है वो जेड से बिलोंग नहीं करता, इसलिए जेड प्लस गुणा है वो क्षेत्र नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसमें प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान नहीं होता है। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर हो गई कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे। एग्जाम्पल फर्स्ट है, हमारी सारी डेफिनेशन मैंने आपको अच्छे से समझा दी। अब एग्जाम्पल नंबर 1 पे चलते हैं।
और ये एग्जाम्पल जो होंगे आपके 4 से 5 एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो तो लिखते हैं पहला एग्जाम्पल, सिद्ध कीजिए कि देखो मैं इससे कराने तो मैं डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल भी करवा सकता था, बट मैं ये चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक आपका ये पीछे वाले जो यूनिट 2 है उनसे क्या है, थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब ये है कि थोड़ा उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में अब जो आगे आगे चैप्टर आते रहेंगे वो स्टैंडर्ड आते रहेंगे, मतलब थोड़ा लेवल के आते रहेंगे। इसलिए आराम आराम से करवाने का मेरा उद्देश्य इतना ही है कि आप इनको समझो और अच्छे से इनको अच्छे से तैयार करो। ठीक है ना, नहीं तो मैं आपको आज बताऊं, एक बात आप सोच के देखो कि मैं डायरेक्ट आपको डेफिनेशन क्यों बताता, आपको एग्जाम्पल ही करवाता। वो इसलिए बताया मैंने कि जिससे आपके अच्छे से एक बार रिवाइज हो जाए, और रिवाइज होने के बाद में एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, जिससे कि मेरे को एग्जाम्पल में ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय R बराबर 0 1 2 3 4 योग मॉडुलो योग मॉडुलो 5, योग मॉडुलो कहते हैं इसको +5। मैंने कल भी बताया था, एक बार वापस भी बता दूंगा आज। योग मॉडुलो कौन सा होता है, गुणन मॉडुलो कौन सा होता है, और इसमें दूसरी संक्रिया दे रखी है गुणन मॉडुलो। के लिए एक क्रम विनिमय ग्रुप है। क्रम विनिमय ग्रुप है, सॉरी क्रम विनिमय वलय है। वलय क्या ये एक पूर्णांक की प्रांत भी है? अब देखो आंसर करते हैं आप इसको पढ़ लो एक बार। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, एक समुच्चय दे रखा अपने को R, एक समुच्चय क्या दे रखा R बराबर 0 1 2 3 एंड 4, ये आपको समुच्चय दे रखा है, और संक्रिया क्या दे रखी है +5 और गुणा मॉडुलो। जो योग मॉडुलो, अब मैंने आपको बताया था कि ये इसको क्या कहते हैं, योग मॉडुलो। योग मॉडुलो का मीनिंग क्या होता है, +5 संक्रिया है ना योग में, तो +5 संक्रिया का मतलब होता है कि यदि उन दोनों का सम करें और सम करने पर यदि 5 से कम आता है तब तो अपन क्या करते हैं, वही नंबर लिख देते हैं, और 5 से ज्यादा आने पर क्या करते हैं, a+b में 5 का भाग देने पर जो शेषफल लिखते हैं, a+b में 5 का भाग देने पर शेषफल, भाग देने पर शेषफल, भाग देने पर जो शेषफल आता है उसको अपन क्या करते हैं यहाँ लिख देते हैं। और ऐसे क्या होता है, गुणन संक्रिया में होता है। तो अब देखो आपको क्या सिद्ध करना है कि क्रम विनिमय वलय बताना है। क्या बताना है, क्रम विनिमय वलय बताना है, और साथ में आपको क्या बताना है, ये पूर्णांक की प्रांत भी है या नहीं है। तो क्रम विनिमय वलय बताना है ना, तो क्रम विनिमय वलय के लिए आप क्या बताओगे, इस वलय को आपको क्या बताना है, क्रम विनिमय वलय। तो यहाँ समझो एक बार, क्रम विनिमय वलय का मतलब क्या होता है, अपने को क्या प्रूफ करना है। अब देखो इसको मेरे को आपको क्रम विनिमय वलय बताना है, तो क्रम विनिमय वलय बताने के लिए पहले मैं क्या बताऊंगा, इसको वलय बताऊंगा। और वलय बताने के लिए आपको पता है कि क्या क्या कंडीशन दिखानी होती है, एक तो दिखानी होगी R+ संक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, अबेली ग्रुप। अपने को क्रम विनिमय वलय दिखाने से पहले उसको क्या दिखाना पड़ेगा, वलय दिखाना पड़ेगा, और वलय दिखाने के बाद में उसको क्या दिखाएंगे, क्रम विनिमय वलय। और क्रम विनिमय वलय के बाद में ये चेक करके देखेंगे कि ये पूर्णांक की प्रांत भी होता है या नहीं है। अब देखो डेफिनेशन आ गई, क्रम विनिमय वलय क्या होती है, पूर्णांक की प्रांत क्या होती है, क्या किसे प्रूव करना है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई। अब देखो एक बार समझो यहाँ पे कि R+ है वो वलय सिद्ध करने के लिए अपने को क्या क्या सिद्ध करना होगा। एक तो पहली कंडीशन R+ संक्रिया के लिए आबेली ग्रुप, और आबेली ग्रुप में क्यों सिद्ध करने के लिए आपको पता है कि समर्थता, साचर्यता, तत्सम अविभाज्यत्व, प्रतिलोम अविभाज्यत्व और क्रम विनिमयता, ये सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन R गुणा संक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप। एक एग्जाम्पल यदि आपको समझ में आ गया ना, तो सारे एग्जाम्पल सेम के सेम ऐसे ही हैं।
इसलिए एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लो। फिर तीसरी कंडीशन क्या है, गुणा की योग पर बंटनशीलता, ये चेक करेंगे। ये चेक करने के बाद में क्या हो जाएगा, आर प्लस आबेली ग्रुप हो जाएगा, सेमी ग्रुप हो जाएगा, गुणा की योग पर हो जाएगा। तो ये तो आ जाएगी आपके पास आर प्लस गुणा तो वलय। अब इसके बाद में क्या दिखाना होगा, इसके बाद में ये चेक करना है कि क्रम विनिमय वलय, क्रम विनिमय वलय की क्या डेफिनेशन होती है, उसमें गुणा संक्रिया क्या होनी चाहिए क्रम विनिमय, और गुणा संक्रिया क्रम विनिमय इसका मतलब ए बी बराबर, अपने को ये देखना होगा कि ए बी बराबर बी ए होता है या नहीं होता है। तो क्रम विनिमय वलय के लिए तो चेक करना ही है। फिर आपको पता है कि पूर्णांक की प्रांत, अब पूर्णांक की प्रांत भी चेक करना है। तो पूर्णांक की प्रांत के लिए क्या चेक करना है बताओ। पूर्णांक की प्रांत के लिए मैंने बताया था कि पहले तो क्या चेक करना होता है, क्रम विनिमय वलय। पूर्णांक की प्रांत की डेफिनेशन में क्या होता है, पहला पॉइंट आता है क्रम विनिमय वलय। क्रम विनिमय वलय तो अपन यहाँ से चेक ही कर लिया, तो इसको तो चेक करने की जरूरत है ही नहीं। फिर दूसरी कंडीशन क्या दिखानी है, तत्सम की वलय। तो तत्सम की वलय के लिए अपन क्या करेंगे बताओ। तत्सम की वलय के लिए ये चेक करेंगे कि इसमें गुणा संक्रिया तत्सम अवयव विद्यमान है या नहीं है। फिर तीसरी कंडीशन क्या सिद्ध करेंगे, शून्य भाजक रहित वलय। तीसरी कंडीशन क्या दिखाएंगे, शून्य भाजक रहित वलय चेक करेंगे। इस प्रकार से अपने को इतनी चीज चेक करनी पड़ेगी। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कम से कम आपका 2 से 2.5 पेज में होता है, इसलिए एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। इसलिए अच्छे से इनको तैयार कर लेना। अब अपन 1 बाय 1 हर पॉइंट को क्लियर करते हैं कि अपने को कैसे क्या प्रूव करना है। तो इसके लिए पहले तो हम क्या बनाएंगे, संक्रिया सारणी। अब आपने फर्स्ट ईयर में बनाई होगी, जो बीएससी फाइनल वाले बच्चे देख रहे हैं एमजीएस यूनिवर्सिटी वाले, तो उन्होंने संक्रिया सारणी कैसे बनाई है, उनको सारी चीजें बतानी पड़ेगी, क्योंकि उनके कुछ जो ग्रुप थ्योरी वाला पार्ट आता है वो आपके आ जाता है फर्स्ट ईयर में। अब फर्स्ट ईयर में आता है, इसका मतलब कुछ बच्चों के तो याद होंगे, लेकिन कुछ बच्चों को अभी तक याद नहीं है, तो उनको वापस से बताना पड़ेगा संक्रिया सारणी क्या होता है। उनके लिए सबसे बेस्ट मैं आपको ये कहूँगा कि आप स्टार्टिंग के 2 से 3 लेक्चर ग्रुप थ्योरी के देखो, जिससे कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर इतनी ज़्यादा मेहनत आपको करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार आप 2-3 लेक्चर देखोगे स्टार्टिंग के, तो उसमें सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी बताई हुई है। सेमी ग्रुप की डेफिनेशन बताई हुई है और आबेली ग्रुप की डेफिनेशन बताई हुई है, तो इसमें फिर ज़्यादा इतनी मेहनत आपको यहाँ पे करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको आर बराबर ये दे रखा है, तो सबसे पहला पॉइंट अपन चेक कर रहे हैं क्या, R+5 के लिए आबेली ग्रुप, R+5 आबेली ग्रुप। मैंने बताया था कि R+ संक्रिया के लिए क्या चेक करना है, आबेली ग्रुप चेक करना है, तो ये आबेली ग्रुप चेक करेंगे। अब आबेली ग्रुप चेक करने के लिए पहले क्या बनाएंगे, संक्रिया सारणी। तो बनाओ संक्रिया सारणी। कैसे बनाते हैं संक्रिया सारणी, यहाँ पे लिख देते हैं अवयव 0 1 2 3 4, और यहाँ पे लिख देते हैं 0 1 2 3 4। 0 में 0 ऐड करो, तो 0 में 0 ऐड करोगे तो 0, 0 में 1 ऐड करोगे तो 1, और 2 ऐड करोगे 2, 3 ऐड करोगे तो 3, और 4 ऐड करोगे तो 4। ऐसे ऐड करना है, 0 में 0 ऐड किया, 0 में 1 ऐड किया, 0 में 2 ऐड किया, 0 में 3 ऐड किया, 0 में 4 ऐड किया। इसी प्रकार 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, और 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, और 1 में 4 जोड़ेंगे। देखो 1 में क्या जोड़ना है आपको, 4 जोड़ना है, और 1 में 4 जोड़ते कितना होता है 5। आपको पता है कि 5 से ज्यादा हो गया, और 5 से ज्यादा होते 5 का क्या लगाना है, भाग, और भाग देने पर जो शेष पर बचेगा 0, वो यहाँ हम लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार देखो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। इसमें क्या आ जाएगा 3 4 0 1 2। इसलिए कह रहा हूँ स्टार्टिंग में मेरे लेक्चर देखो आप, 1 से 2 लेक्चर देख लो, जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये सारी चीजें शेखावटी यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को सारी चीजें बताई हुई है। ये हमने बना ली संक्रिया सारणी, ये हमने क्या बना ली संक्रिया सारणी। अब अपन बनाते हैं, अब इसको सिद्ध करते हैं आबेली ग्रुप। आबेली ग्रुप के लिए आपको पता है कि क्या क्या चेक करना होता है, समर्थता, साचर्यता, तत्सम का वियोग अस्तित्व है, प्रतिलोम का अस्तित्व है, और क्रम विनिमयता, ये सारी चीजें चेक करनी है। तो समर्थता कैसे चेक करोगे बताओ, समर्थता, समर्थता के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे सारे अवयव देखो, यहाँ पे जितने भी अवयव है वो सारे अवयव ग्रुप के ये अवयव है, जो समुच्चय अपने को दे रखा है वो समुच्चय के अवयव है, कोई भी बाहर नहीं है ना, इसलिए क्या हो जाएगी, समर्थ हो जाएगी। फिर हम जानते हैं कि साचर्यता कैसे सिद्ध करेंगे,
प्लस 5 संक्रिया है वो साचारी होती है, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख देंगे साचारी। अब यहाँ पे देखो तत्समक अवयव का अस्तित्व है, तो तत्समक अवयव कैसे चेक करते हैं, इसके सेम जैसे कॉलम देखो आपका क्या पे है, इसके सेम कॉलम आपके किस कहाँ पे है, ये वाला है। इसका मतलब ये कैसे आया होगा, ये 0 को 0 से ऑपरेट कराया तब आया, 1 को 0 से ऑपरेट कराया, 1 2 को 0 से कराया, इसका मतलब तत्समक अवयव यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तत्समक अवयव क्या हो जाएगा, 0। और फिर उसके बाद में जहां जहां 0 है वहां वहां इंडिकेट कर दो उसको, वो उसके क्या हो जाएंगे, प्रतिलोम। ये आपको बताया हुआ होगा फर्स्ट ईयर में, जिस टीचर से आपसे पढ़े होंगे, है ना। तो ये देखो अब करते हैं। तो लिखते हैं 1 बाई 1 चीजें, है ना। समर्थता, चूंकि सारणी से प्रत्येक अवयव, अब सारणी के जितने भी अवयव वो देखो सारे अवयव समुच्चय के ही हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगी, समर्थ हो जाएगी। सारणी से प्रत्येक अवयव समुच्चय आर में विद्यमान है, अतः +5 संक्रिया समुच्चय आर में समर्थ होगी। इसलिए स्टार्टिंग के आप 2 से 3 लेक्चर देखो, जिससे आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। समुच्चय आर में समर्थ हो जाएगी, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन समर्थता, सॉरी साचर्यता। चूंकि +5 संक्रिया सदैव साचारी होती है, अतः समुच्चय आर में भी साचारी होगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट, तत्समक अवयव का अस्तित्व है। तो तत्समक अवयव क्या था उसका, 0 था ना। सेम कॉलम देख लो कहाँ पे बन रहा है, वही तत्समक अवयव का अस्तित्व होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तो सारणी से तत्समक अवयव जीरो है, जो कि समुच्चय आर में विद्यमान है, आर में विद्यमान। यहाँ तक क्लियर है। अब अपन देखते हैं प्रतिलोम। तो प्रतिलोम में जहां जहां 0 है वहां वहां इंडिकेट कर दो, वही उनके क्या हो जाएंगे, प्रतिलोम। तो देखो ऊपर चलते हैं। अब देखो 0 इंडिकेट कर दिया, तो अब 0, ये 0 कैसे आया होगा, इस 0 को 0 से ऑपरेशन कराने पर, तो 0 का प्रतिलोम 0। ये 0 कैसे आएगा, 1 को 4 से ऑपरेट कराया तब, तो 1 का प्रतिलोम 4, 2 का प्रतिलोम 3, और 3 का प्रतिलोम 2, और 4 का प्रतिलोम 1। ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, प्रतिलोम। और क्रम इनमेता और चेक कर, क्रम इनमेता इसके बाद में चेक करेंगे। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, इनवर्स एलिमेंट। तो देखो प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व हम क्या करेंगे, सारणी से
0 1 2 3 4 के प्रतिलोम क्रम से 0 4 3 2 1 है, जो कि समुच्चय R में विद्यमान, जो कि समुच्चय R में विद्यमान। अब यहाँ पे देखो क्रम इनमें कैसे चेक करेंगे, ये प्रतिलोम हो गए। क्रम इनमें कैसे चेक करेंगे, देखो अब देखो क्रम इनमें कैसे चेक करेंगे। ये देखो 0 1 2 3 4 इसके कॉलम देखो, जैसे जैसे ये रो है ना वैसे कॉलम देखो। 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 2 3 4 0, मतलब रो से कॉलम में देखो तो रो वाले देखो अवयव, फिर कॉलम में देखो तो सेम अवयव आ रहे हैं ना। 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्रम इनमें है। तो पांचवी कंडीशन, क्रम इनमें था। सारणी से प्रत्येक पंक्ति अपने संगत स्तंभ के बराबर है ना। प्रत्येक पंक्ति है वो अपने संगत स्तंभ के बराबर है। अतः संक्रिया +5 मोडुलो 5 वो क्रम इनमें होगी। क्रम इनमें होगी। अतः R+5 संक्रिया क्या हो गई, R मोडुलो योग +5 क्रम इनमें ग्रुप हो गया। अपने को आबेली ग्रुप चेक करना था, और आबेली ग्रुप को ही क्या कहते हैं, क्रम इनमें कहते हैं। ध्यान रखना, आबेली ग्रुप सिद्ध हो गया। क्रम इनमें ग्रुप या आबेली ग्रुप है। यहाँ तक क्लियर है सबके। अब सेकंड कंडीशन क्या है, R×5 के लिए सेमी ग्रुप। तो R×5 के लिए सेमी ग्रुप सिद्ध करते हैं हम। सेकंड कंडीशन R×5 के लिए सेमी ग्रुप। तो वही संक्रिया सारणी बनाओ इसकी भी, क्योंकि अवयव दे रखे ना अपने को, तो अवयव को किस प्रकार चेक करते हैं, संक्रिया सारणी बनाकर। तो संक्रिया सारणी बनाओ 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4। अब देखो 0 को 0 से गुणा करोगे 0, 0 को 1 से करोगे 0, ये सारे 0 आ जाएंगे। 1 को 0 से करोगे तो 0, 1 को 1 से करोगे तो 1, 1 को 2 से करोगे 2 3 4। जब तक 5 नहीं आता तब तक तो वही अवयव लिखते हैं, और 5 आने के बाद में क्या करेंगे, रिमाइंडर लगाएंगे, जो शेषफल बचेगा वही लिखेंगे। तो 2 में 0 करेंगे तो यहाँ पे तो सारे 0 आ जाएंगे। 2 को 1 से करोगे तो 2, 2 को 2 से करोगे 4, 2 को 3 से किया। अब देखो यहाँ पे 2 को 3 से किया, 2 को किससे किया, 3 से किया। टू को 3 से किया, 2 × 3 कितना हो गया 6, और 6 आपको पता है कि 5 से ज्यादा है, तो 6 में 5 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और जो भी रिमाइंडर रहेगा उसको अपन लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। 2 को 4 से किया 8, 2 को 4 से किया 8, और 8 पे 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3।
इसी प्रकार 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा तो 1, और 3 को 3 9, तो ये हो जाएगा 4, 3 को 12 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 2, और ये आ जाएगा आपके पास 4 3 2 1। समझ में आ गया यहाँ पे? तो ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको क्या चेक करना है, आपको पता है कि सेमी ग्रुप के लिए क्या चेक करना होता है, बताओ? समर्थता और साचर्यता। साचर्यता, तो देखो लिखते हैं, दो ही कंडीशन लिखनी है, समर्थता और साचर्यता। समर्थता में देखो यहाँ पे जो आने वाले अवयव देखो, यहाँ पे सारे, कहाँ पे, यहाँ पे आने वाले सारे अवयव देखो समुच्चय से बाहर है क्या? कोई अवयव नहीं है ना, क्योंकि 0 1 2 3 4 ही आ रहा है, तो कोई भी अवयव बाहर नहीं है, इसका मतलब ये समर्थ हो जाएगी। फिर साचर्यता जानते हैं कि गुणा संक्रिया है वो हमेशा क्या होती है? साचर्य होती है, तो डायरेक्ट इन दोनों चीजों को लिख देंगे। तो देखो लिखते हैं समर्थता, समर्थता, समर्थता को इंग्लिश में कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, ध्यान रखना। चूंकि सारणी से प्रत्येक अवयव समुच्चय R में विद्यमान है, अतः गुणा 5 संक्रिया, गुणा 5 है, यहाँ ध्यान रखना, डॉट के नीचे 5 लगा है, समुच्चय संक्रिया समुच्चय R में समर्थ है। देखो गुणा 5 कैसे दे रखा है आपके, एक ही ध्यान रखना, कोई एक ही बात है ध्यान रखना, या तो ये लिख देना चाहे ये लिख देना, एक ही बात है दोनों का मतलब, ठीक है ना। यदि ये लिखा हुआ है तो ये लिखना है, और ये लिखा हुआ है तो ये लिखना है, ठीक है ना, एक ही बात है। कहीं आप सोचोगे सर ये लिखा हुआ है, तो यदि आपके बुक्स में ये है तो ये लिख लेना, और ये है तो ये लिख लेना। संक्रिया समुच्चय R में समर्थ होगी। समर्थ होगी। दूसरी कंडीशन साचर्यता, एसोसिएटिविटी, तो चूंकि गुणा 5 संक्रिया सदैव साचार्य होती है, अतः समुच्चय R में भी साचार्य होगी। अतः समुच्चय R में भी क्या होगी? साचार्य होगी। ये आपकी हो गई कंडीशन सेकंड सिद्ध। R गुणा के लिए क्या हो गया? सेमी ग्रुप हो गया। अब अपन क्या करेंगे? थर्ड कंडीशन, गुणा की योग पर बंटनशीलता। थर्ड कंडीशन, गुणा की योग पर बंटनशीलता। गुणा की योग पर बंटनशीलता, आपको पता है कि गुणा की योग पर बंटनशीलता क्या होती है? ये होता है ना, ए गुणा बी प्लस सी। ये प्रूव करके दिखाना है अपने को, ए बी प्लस ए सी दोनों बराबर होते हैं। इसके लिए आपको पता है कि ए बी सी तीन अवयव है, तो तीन अवयव लेंगे। लेट माना कोई भी तीन अवयव ले लो, जैसे 2 3 4 ले लिया मैंने, 2 3 4 बिलोंग्स टू आर। अब करो 2 3 प्लस 5 है 4। एक बार तो ये निकालो, ठीक है, और एक बार आपको क्या निकालना है? ये निकालो पहले। तो 2 इंटू, अब 3 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7। और आपको पता है कि 7 का मान है वो 5 से ज्यादा है भाई, प्लस 5 संक्रिया लग रही है ना, प्लस 5 संक्रिया, और यहाँ पे क्या लगेगी? गुणा 5 लगेगी, ठीक है। तो 3 को 4 में ऐड करेंगे तो 7 आएगा, और 7 है वो 5 से ज्यादा है,
5 से ज्यादा है तो कितने का भाग लगाएंगे, 5 का भाग लगा देंगे, और 5 का भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, 2, 2 ही आएगा ना। तो यहाँ कितना बचेगा, 2। तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4। 4 का मान 5 से कम है तो वही संख्या लिख देंगे। अब क्या निकालो, ए बी, ए बी और प्लस में तो ये मान निकालो, और ए सी, सी का मान क्या है, ये निकालो। देखो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6। 2 को किससे गुणा करेंगे, 3 से, 6 आएगा। 6 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 1, और बीच में है +5 संक्रिया। यहाँ पे 2 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 8। 8 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 3। भाई 8 में 5 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 3 आएगा ना शेषफल। और 1 और 3 कितने हो गए, 4, दोनों आगे बराबर है। अतः ये सिद्ध करना था, दोनों बराबर आ गए अपने। तो अतः समुच्चय आर में गुणा के योग पर बंटन सिद्ध है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। ये अपनी 3 कंडीशन सिद्ध हो गई, और इसको हम क्या कह देंगे, R+5 गुणा है वो वलय हो गई, वलय सिद्ध हो गया। अतः R+5 गुणा 5 वलय। क्लियर यहाँ तक, ये 3 कंडीशन प्रूफ हो गई। अब चौथी कंडीशन सिद्ध करनी है, क्रम विनिमय वलय। और क्रम विनिमय वलय क्या होती है, गुणा संक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, क्रम विनिमय होनी चाहिए। कोमोटेटिव। अब देखो क्रम विनिमय वलय के लिए क्या बताएंगे, देखो आप जानते हो कि सारणी जो सेकंड है अपने पास, ऊपर देखो सारणी सेकंड क्या थी अपने पास, क्योंकि गुणा संक्रिया के लिए तो यही बनी थी ना। एक यहाँ पे ये देखो 5 गुणा 5 और लगा देना, और उसमें +5 लगा देना, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखते हैं, संक्रिया लिखते हैं ना। यहाँ पे +5 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ×5। अब देखो अपने को क्रम इनमें वलय चेक करना है। क्रम इनमें वलय का मतलब क्या होता है बताओ, कि गुणा संक्रिया के लिए वो क्या होनी चाहिए, क्रम इनमें। और गुणा संक्रिया के लिए क्रम इनमें कैसे चेक करेंगे, अपन संक्रिया सारणी में देखेंगे। अब संक्रिया सारणी में ये चीज देखो कि क्रम इनमें चेक करना मैंने कैसे बताया था, कि प्रत्येक पंक्ति है वो अपने संगत स्तंभ के बराबर है या नहीं। तो 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 2 4 3 1 0 2 4 1 3 हो गए ना, तो क्रम इनमें हो गई। फिर तत्सम की वलय क्या होती है, कि गुणा संक्रिया का तत्सम का अवयव विद्यमान होना चाहिए। तो गुणा संक्रिया तत्सम का अवयव क्या होता है, 1, और जो समुच्चय में विद्यमान है, भाई 1 है समुच्चय में विद्यमान है। तत्सम का अवयव क्या होता है, गुणा संक्रिया का तत्सम का अवयव 1 होता है, और 1 समुच्चय में विद्यमान है। फिर ये देखो आपको तीसरी कंडीशन अगली की क्या करनी है, शून्य भाजक रहित वलय। शून्य भाजक रहित वलय में क्या होता है कि यदि ए या बी में से एक अवयव 0 है, फिर इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 और 1 को अपने संक्रिया करवाई, तो 0 और 1 को गुणा किया आपस में, और एक अवयव 0 है तो 0 आ रहा है ना प्रोडक्ट, इसका मतलब शून्य भाजक रहित वलय भी ये। ठीक है, हो गई ना, ये कंडीशन सिद्ध हो गई। तो अब लिखते हैं क्रम विनिमय वलय के बारे में। सारणी सेकंड है, जो गुणा वाली है ना उसको सारणी सेकंड नाम दिया है। सारणी सेकंड से प्रत्येक पंक्ति संगत स्तंभ के बराबर है। अतः यार
क्रम इनमें वलय है। ये आपकी कंडीशन हो गई थर्ड, फोर्थ सिद्ध। अब आती है इसके बाद में फिफ्थ कंडीशन, तत्सम की वलय। अब तो ये सिद्ध हो गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तत्सम की वलय, तो देखो तत्सम की वलय में क्या लिखेंगे, सारणी से गुणा संक्रिया तत्सम का अवयव एक है, जो कि समुच्चय आर में विद्यमान है। अतः आर तत्सम की वलय। आर क्या हो गई, तत्सम की वलय हो गई। सिक्स्थ कंडीशन, शून्य भाजक रहित वलय। लास्ट कंडीशन सिद्ध करनी है अपने को। शून्य भाजक रहित सिद्ध करना है ना, तो देखो सारणी से शून्य अवयव का गुणा शून्य नहीं है, अतः आर शून्य भाजक रहित वलय, अतः पूर्णांक प्रांत। ये अपने को चेक करना था। हो गया कंप्लीट, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगले लेक्चर में हम अगला एग्जाम्पल करेंगे और उसको इसी प्रकार से देखेंगे। थैंक यू।